चलिए बेटा, लास्ट क्लास से आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट अपन ने क्या टॉपिक पढ़ा था? सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के। इनकम टैक्स जब अपन पढ़ेंगे तो सोर्सेज क्या होंगे, उसके अंदर हमने पहला देखा था, हमारा जो फर्स्ट सोर्स है दैट इज इनकम टैक्स एक्ट। सेकंड सोर्स इनकम टैक्स रूल्स। थर्ड सर्कुलर। फोर्थ नोटिफिकेशंस। फिर एनुअल बजट या फाइनेंस एक्ट, और फिर केस लॉस। ये हमने देख लिए थे। फिर उसके बाद में हमने स्टार्ट करा था इनकम टैक्स एक्ट को। इनकम टैक्स एक्ट कब आया था? 1961 के अंदर। टोटल कितने सेक्शन है इसमें? 298 सेक्शंस है। इंटर लेवल पर मेनली 90 तक के सेक्शंस आते हैं। फिर हमने इसके अंदर सेक्शन 1 में पढ़ा कि इसका नाम क्या होगा, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा और कब से एप्लीकेबल होगा, वो अपन ने देखा था। उसके बाद में अपन ने सेक्शन 2 स्टार्ट किया था, और सेक्शन 2 में देखा था कि उसके ब्रैकेट में अगर कुछ भी लिखेंगे तो वो क्लोज कहलाएगा। ये हमको ध्यान में रखना है बस। हाँ जी, चलिए ऑनलाइन में देखते हैं भाई। ऑनलाइन में किसी का पुराना नहीं पढ़ा हुआ हो तो जरूर से पढ़ ले अभी तक का। पिछली 3 क्लासेस का। गुड मॉर्निंग गर्विशा, प्रियंका, सिद्धार्थ, प्रणव, बाकी सबको भी गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन सेक्शन 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ये अपना सबसे मेन बेसिक है भाई। सेक्शन 2 में मेनली हमको दी गई है डेफिनेशंस। काफी चीजों की डेफिनेशंस दी गई है, और यही अपना सबसे महत्वपूर्ण बेसिक्स भी होता है। अगर हम इसको सीख लेंगे तो आगे जाकर के हम जितनी भी टर्म्स आएगी, जितनी भी चीजें आएगी, वो हमारे लिए इजी हो जाएगी। इसको पीछे बंद कर देना गेट को। चलिए अब देखते हैं पहला सेक्शन। तो जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 2 क्लोज 7। सेक्शन 2 क्लोज 7 है असेसी। असेसी क्या होता है? देखिए, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, असेसी के बारे में। अभी इनकम टैक्स के अंदर क्या है कि कोई भी व्यक्ति है, ये एक पर्सन है। ये इनकम टैक्स के अंदर कभी रिटर्न भरे, पेनल्टी भरे, टैक्स भरे, कोई भी काम करे। जैसे क्लास में पढ़ने वाले सारे बच्चों को मैं एक साथ बोलूं तो स्टूडेंट कह सकता हूं। इसी तरीके से इनकम टैक्स के अंदर सारे व्यक्तियों को एक साथ मिलाकर के इनकम टैक्स वाले असेसी बोलते हैं। असेसी होता कौन है? जो व्यक्ति रिटर्न भर रहा है, पेनल्टी वगैरह भर रहा है, टैक्स भर रहा है, इनकम टैक्स का कोई भी काम कर रहा है, तो इनकम टैक्स वालों के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति क्या है? असेसी है। असेसी क्यों है भाई? ये असेसी वर्ड बना है असेस से। असेस का मतलब होता है कैलकुलेट करना। क्योंकि इस व्यक्ति की इनकम कैलकुलेट की जाती है, टैक्स कैलकुलेट किए जाते हैं, इस वजह से इसका फिर नाम बन गया क्या? असेसी। तो जिस भी व्यक्ति की इनकम कैलकुलेशन हो रही है, रिटर्न फाइलिंग हो रही है, तो जब भी तुम इनकम टैक्स का कोई भी काम करने जाओगे तो इनकम टैक्स वाले आपको क्या बोलेंगे? असेसी बोलेंगे। तो इनकम टैक्स का जो एक्ट अपन लोग पढ़ेंगे, वहां आगे जाकर के जगह जगह ये वर्ड आएगा। तो जैसे एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, यहाँ पर इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं बोला जाएगा, यहाँ क्या बोला जाएगा? उसे असेसी बोला जाएगा। किसकी इनकम निकालनी है? असेसी की इनकम निकालनी है। किसका रिटर्न भरना है? असेसी का रिटर्न भरना है। तो उसे असेसी बोलते हैं। तो ये एक बड़ी बेसिक सी टर्म है और हमें पता होनी चाहिए। तो असेसी की डेफिनेशन क्या बन गई? देखिए, असेसी मीन्स अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, जिसे टैक्स पे करना जरूरी है, जो टैक्स पे करता है
कोमा फाइल रिटर्न और एनी अदर सम। एनी अदर सम मतलब क्या? और कोई क्या हो सकता है पेमेंट पेनल्टी का? इंटरेस्ट। अंडर दिस एक्ट। और उसे कोई और पेमेंट करना हो तो वो असेसी होता है। चलिए, तो असेसी का मतलब हमने जान लिया, बड़ा ही सिंपल। जिसे टैक्स पे करना हो, रिटर्न फाइल करनी हो या पेनल्टी इंटरेस्ट भरना हो, उसे हम असेसी बोलते हैं। ये पहला बेसिक चीज हमने क्लियर करी। दूसरी बेसिक चीज आती है सेक्शन 2 क्लोज 9 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर। अब जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो इसके साथ एक सेक्शन और पढ़ेंगे, दैट इज सेक्शन 3, प्रीवियस ईयर। ये दो सेक्शंस को अपन समझने वाले हैं पहले। देखिए, इनकम टैक्स कैसे चलता है इसको समझते हैं। क्या हमें इनकम टैक्स डेली भरना होता है, रोज भरना होता है? पहला सवाल ही। रोज नहीं भरना होता। क्या मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, कैसे भरना होता है? तो जनरली अगर हम बात करें तो पहले क्या होता है, एक व्यक्ति इनकम अर्न करता है, कमाता है पहले पूरे साल। देन नेक्स्ट ईयर वो क्या करता है, उस इनकम को असेस करके कैलकुलेट करता है कि भाई मेरी टोटल इनकम कितनी बनी। फिर उसके ऊपर टैक्स निकालता है और वो उसे भर देता है। तो इनकम टैक्स में देखिए होता क्या है, पहले ये जो साल है इसमें तो की जाती है इनकम अर्न, इनकम कमाई जाती है। नेक्स्ट ईयर में क्या किया जाता है, उस इनकम को असेस करके टैक्स पे कर दिया जाता है। जिस इनकम को कमाया जाता है, जिस ईयर में इनकम को कमाया जाता है, उसे प्रीवियस ईयर बोला जाता है। और जिसमें हम ये कैलकुलेशंस वगैरह कर रहे हैं सारी, उसे असेसमेंट ईयर बोला जाएगा। हम हमेशा असेसमेंट ईयर में ही होते हैं, क्योंकि अपन लोग तो क्या काम करेंगे, इनकम और टैक्स निकालने का। तो जिस साल की इनकम और टैक्स निकाल रहे होंगे वो हमेशा कौन सी साल की होगी, इनकम पिछले साल की। तो पिछले साल की इनकम की इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। हम क्या कर रहे होंगे, उसकी कैलकुलेशन और टैक्स पे। तो हम कैलकुलेशन टैक्स पे कर रहे हैं जिस साल में बैठ करके, वो तो क्या हो गया, असेसमेंट ईयर। और जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गया होगा जस्ट, वो क्या रहा होगा, हमारा प्रीवियस ईयर रहा होगा। तो अब यहां पर कैसे निकाले सर, हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग। मान लो अगर किसी बच्चे को दिसंबर 23 एग्जाम देना है तो उसके लिए अलग है, और किसी को जून दिसंबर 24 देना हो तो उसके लिए अलग हो। कैसे? दिसंबर 23 वाले का कौन सा ईयर चल रहा है, 23-24 चल रहा है। तो दिसंबर 23 वालों के लिए तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, 23-24। और प्रीवियस ईयर क्या होगा,
22-23, इसमें एक साल आगे चली जाएगी दोनों चीजें। इसमें इन 24-25 में तो बैठे होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे, तब 24-25 चल रहा होगा, और कौन सा साल जा चुका होगा? 23-24। तो ये जो ईयर्स है, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है कि कौन सा ईयर हम पे लगना है। जैसे जो जून दिसंबर वाले हैं, उनके लिए असेसमेंट ईयर 24-25 है, प्रीवियस ईयर 23-24 रहने वाला है। तो हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग, अभी चलो मैं मान लो ये जून दिसंबर के अकॉर्डिंग बताऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा असेसमेंट ईयर 24-25 है, प्रीवियस ईयर 23-24 है। आप इसको इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो एक साल पीछे हो जाएगा और ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। टाइम पीरियड कितना होता है भाई? ये असेसमेंट ईयर है, ये असेसमेंट ईयर 12 मंथ्स का होता है। प्रीवियस ईयर भी 12 मंथ्स का ही होता है जनरली, बट कम का भी हो सकता है 12। असेसमेंट ईयर ऑलवेज 12 महीनों का ही मिलेगा, कभी कम नहीं हो सकता। बट प्रीवियस ईयर जो है वो कम भी हो सकता है 12 महीने से। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो हमको ये बात पता है कि प्रीवियस ईयर के बाद ही असेसमेंट ईयर आएगा। जब तक प्रीवियस ना आ जाए असेसमेंट तो पॉसिबल ही नहीं। इनकम ही नहीं कमाओगे तो असेसमेंट किसका करोगे? तो इसका मतलब ये समझो कि असेसमेंट तो ऑलवेज बाद में ही आएगा। जो चीज बाद में आ रही है उसमें दिक्कत नहीं है भाई, ये हमेशा 12 महीने का हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता। कैसे? देखो, सपोज करो कि किसी व्यक्ति ने 1 अक्टूबर 2023 को अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्या है? ये इनकम कब से कमाना शुरू कर रहा है? 23-24 से। इसी साल इसका बिजनेस एग्जिस्टेंस में आया है। बट क्या ये 1 अप्रैल 23 से ही एग्जिस्टेंस में था क्या? ये था ही नहीं बिजनेस। तो जब ये बिजनेस था ही नहीं तो इसका प्रीवियस ईयर क्या हम 1 अप्रैल से शुरू कर सकते हैं? इस केस में इसका कब से शुरू होगा? 1 अक्टूबर से। बिजनेस ही बीच में स्टार्ट हुआ है, तो इसका प्रीवियस ईयर 1 अक्टूबर 23 को सर स्टार्ट होगा, तो खत्म कब होगा? 31 मार्च 24 को ही, क्योंकि खत्म हमेशा मार्च में जाकर के ही होगा। तो बात क्या बनी? देखो, यदि कोई बिजनेस साल के बीच में स्टार्ट हो रहा हो तो उसके अंदर प्रीवियस ईयर वहीं से स्टार्ट माना जाएगा जहां से वो बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो इसी कारण भाई इसको बोले तेरा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से लेंगे, तो बोलेंगे मेरा बिजनेस ही नहीं था उस टाइम में, था ही नहीं, तो ले कैसे सकते हो भाई? एग्जिस्टेंस ही नहीं थी जिस चीज की। तो इसलिए बोला ठीक है। लेकिन असेसमेंट ईयर में कभी ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि असेसमेंट ईयर ऑलवेज किसके बाद आएगा? प्रीवियस के बाद ही आए, तो उसमें कभी ऐसी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। तो इसीलिए हमको ये बात भी ध्यान में रखना जरूरी है कि प्रीवियस ईयर 12 महीनों से कम का भी हो सकता है। एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है, लेकिन असेसमेंट ईयर 12 से कम का नहीं हो सकता। जब वो आ ही प्रीवियस के बाद रहा है तो बीच वाली सिचुएशन होगी नहीं, साल के बीच वाली सिचुएशन। तो अभी तक अपन ने प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के बारे में क्या क्या जान लिया है। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें इनकम अर्न करी जाती है। असेसमेंट ईयर में इनकम को असेस करके टैक्स पे किया जाता है। फिर हमने इसके बाद में देखा कि जनरली प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स का होता है, बट वो उससे कम का भी हो सकता है। असेसमेंट ईयर ऑलवेज आपको 12 महीने का ही मिलने वाला है। आपके एग्जाम मोड के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या क्या प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर होने वाले हैं वो भी अपन ने देख ली कि भाई दिसंबर 23 के लिए क्या होगा और जून दिसंबर 24 के लिए क्या क्या प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। अब देखो, जब हम क्वेश्चंस करेंगे, कुछ भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आएगा जिसमें इनकम की इंफॉर्मेशन दी होगी कि भाई ये एक पर्टिकुलर पर्सन है, इसने ये इनकम अर्न करी। वो इनकम कौन से साल की होगी? असेसमेंट ईयर की या प्रीवियस ईयर की? प्रीवियस ईयर की होगी। तो आपको जो हमेशा इनकम मिलेगी वो पिछले वाले साल की मिलेगी। और जो हम कैलकुलेट कर रहे होंगे वो कौन से साल होगा हमारे लिए? असेसमेंट ईयर, क्योंकि उस साल में बैठ के हम इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं, टैक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। और जिस साल में इनकम और टैक्स निकाला जाता है बैठ करके, वो क्या होता है? असेसमेंट ईयर होता है।
तो ये दोनों का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। क्लियर है आपको दोनों में डिफरेंस क्या है? चलिए अब इसको नोट कर लेते हैं अपन। प्रीवियस ईयर, सेक्शन 3, असेसमेंट ईयर, सेक्शन 2 क्लोज 7। फर्स्ट पॉइंट, इट इज द ईयर, हाँ 9, इट इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्न। ये वो साल है जिसमें इनकम कमाई जाती है। इस ईयर में इट इज द ईयर इन विच income is assessed. Assessed means calculated, and tax is paid. Point number 2, it is generally of 12 months. Generally ये 12 महीने का होता है। However, if it may be less than 12 months if income source, जैसे मैंने बिजनेस बोला था, बिजनेस एक एग्जाम्पल है, वरना उसको क्या बोलेंगे, इनकम सोर्स, came into existence in mid of the year। वहीं इधर it will always be of 12 months। थर्ड पॉइंट, करंटली, अब ये अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग लिखना। जैसे मैं अभी जून और दिसंबर 24 के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, जो दिसंबर 23 वो एक साल पीछे कर लेना। आवर प्रीवियस ईयर इज 2023-24। इधर करंटली आर असेसमेंट ईयर इज 2024-25। तो अगर कोई दिसंबर में एग्जाम देने वाला हो तो इसको एक साल पीछे कर लेना।
नोट करते ही सभी फटाफट से बता देना, हो गया है। हाँ जी, ऑनलाइन में गर्विशा का हो गया, देवांशु ने कर लिया है, प्रियंका, स्वीटी, सिद्धार्थ ने कर लिया, गिरिराज ने, अंशिका। चलिए, बाकी लोगों ने भी कर लिया होगा। होपफुली अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब एक्ट के अंदर इसकी जो थोड़ी डेफिनेशन दे रखी है वो थोड़ी अलग तरीके से है। वो मैं डेफिनेशन का पार्ट भी बता देता हूँ कि इनकम टैक्स एक्ट में कैसे लिख रखा है। तो मैं इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अब लिखा रहा हूँ कि सेक्शन 2 क्लोज 7 को जैसे असेसमेंट ईयर को कैसे डिफाइन किया गया है। क्योंकि ये अगर फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू में आ जाए तो यहां से भी हमको पता होना चाहिए, और है बड़ा ही सिंपल। हाँ, 9 बार बार 7 लिख देते। इट इज जस्ट सब्सिक्वेंट ईयर ऑफ प्रीवियस ईयर। ये प्रीवियस ईयर का अगला साल है भाई। सेक्शन 3, प्रीवियस ईयर। इट इज जस्ट प्रीसीडिंग ईयर ऑफ असेसमेंट ईयर। ये असेसमेंट ईयर का पिछला है, तो प्रीवियस का अगला, तो ये असेसमेंट का पिछला। चलिए, तो इसमें तो अपने को फिल इन द ब्लैंक्स ज्यादा बनने के चांसेस है या ट्रू फॉल्स। एमसीक्यू यहाँ से कोई फ्रेम होने के चांस नहीं है, बड़ा ही सिंपल है। असेसमेंट क्या है? प्रीवियस का अगला। प्रीवियस क्या है? असेसमेंट का पिछला ईयर। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। पहले आपको मैं सेक्शन 4 बता रहा हूं, फिर उसके बाद वापस सेक्शन 2 में आएंगे। सेक्शन 4 क्या है सर?
इनकम टैक्स का एक चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन क्या होता है? जो टैक्स को चार्ज करता है, टैक्स को लगाता है। तो इनकम टैक्स में जो टैक्स लगाता है या चार्ज करता है वो सेक्शन है सेक्शन 4। यही वो सेक्शन है जो कि इनकम पर टैक्स लगाने की बात करता है। क्या बात करता है? बड़ी सिंपल सी है। ये सेक्शन 4 बोलता है द पर्सन हु अर्न्स इनकम, जो भी पर्सन इनकम कमाएगा विल पे इनकम टैक्स, वो इनकम टैक्स पे करेगा। तो कितनी सिंपल सी बात है। और इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, ये बात इसी सेक्शन में स्पेसिफिकली लिख करके बोली गई है। अगर लिख करके ना बोले तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए यहां पर स्पेशली लिख करके बोली गई है द पर्सन हु अर्न्स इनकम। इसको नहीं चला रखा जाए। तो इसमें एक छोटी सी बात बोली गई है जिससे हमारा आगे का कनेक्शन है। इसमें बोला गया द पर्सन हु अर्न्स इनकम विल पे इनकम टैक्स। तो पहली बात तो देखिए, पर्सन वर्ड बोला गया है कि टैक्स कौन देगा? पर्सन देगा अगर इनकम कमाए, और उसे क्या कमानी है? इनकम कमानी है भाई। जब पर्सन इनकम कमाएगा तो इनकम टैक्स देगा। इन वर्ड्स को हमें ध्यान रखना है। छोटे छोटे वर्ड्स है लेकिन इंपॉर्टेंस काफी रखते हैं भाई। तो इनकम टैक्स में तो ये बोल दिया कि भाई जो भी पर्सन इनकम कमाएगा इनकम टैक्स देगा। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सन? आखिर पर्सन का मतलब क्या होता है? बताएगा आप में से कोई? जनरल सेंस में हम पर्सन का मतलब क्या समझते हैं? ह्यूमन बीइंग को। well, सर इंसान पर्सन है। लेकिन क्या टैक्स सिर्फ ह्यूमन बीइंग इंसान ही देते हैं? क्या कंपनी नहीं देती? पार्टनरशिप फर्म नहीं देती? सभी देते हैं। और यहां पर क्या बोला है? जो भी पर्सन इनकम कमाएगा। तो पर्सन का मतलब सिर्फ इंसानों से नहीं है, इसमें काफी सारी पर्सनैलिटीज इंक्लूड है। उन सभी पर्सनैलिटी को मिला करके क्या बनता है? पर्सन। इनकम टैक्स ने तो इवन भगवान को भी नहीं छोड़ा है। भगवान के ऊपर भी टैक्स लगाता है इनकम टैक्स। तो कैसे लगाता है, क्या होता है, इसमें देखते हैं, आइए। तो अभी अपने लिए जानना जरूरी और काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सेक्शन 2 की। ये लास्ट अप्रोक्स डेफिनेशन है जो हमको आनी चाहिए बेसिक्स के लिए। फिर धीरे धीरे अभी अपन टैक्स निकालना सीखने वाले हैं 1-2 क्लास के बाद में। तो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 2 क्लोज 31। पर्सन। तो पर्सन की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हमने जाना कि इसको पढ़ने की आखिर जरूरत ही क्यों है। तो जरूरत इस वजह से है भाई कि सेक्शन 4 टैक्स बोलता ही है कि जो भी पर्सन इनकम कमाएगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा, उसे टैक्स देना है। तो पर्सन की जो डेफिनेशन है वो किस टाइप की डेफिनेशन? देखो, डेफिनेशन अलग अलग टाइप की होती है। एक होती है डिस्क्रिप्टिव, जिसमें डिस्क्राइब किया जाएगा किसी भी चीज को। एक होती है इंक्लूसिव, जिसमें ऐसे बोला जाएगा इट इंक्लूड्स, फिर एक लिस्ट दी जाएगी भाई इसमें ये सब इंक्लूड होते हैं। और एक होती है एक्सक्लूसिव के इसमें सब इंक्लूड होगा बट एक्सक्लूडिंग, फिर लिस्ट दी जाएगी। तो ऐसे अलग अलग टाइप की डेफिनेशंस होती है। जो पर्सन की डेफिनेशन है वो एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। तो ये एक लिस्ट देती है कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा उसकी। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। टोटल 7 पर्सनैलिटीज जो है इसके अंदर इंक्लूड होती है। 7 पर्सनैलिटीज है। तो पहला एमसीक्यू तो यहीं से बन सकता है और बना हुआ भी है पास्ट एग्जाम्स के अंदर भी, कि पर्सन की डेफिनेशन में टोटल कितनी पर्सनैलिटीज है। तो देयर आर टोटल 7 पर्सनैलिटीज इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन।
which are as follows. अब वो पर्सनैलिटीज कौन कौन सी है देखिए। फर्स्ट पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल हम लोगों को कहा जाता है, मतलब ह्यूमन बींग्स जो है वो इंडिविजुअल कहलाते हैं। तो इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया? ह्यूमन बींग्स, इंसान। तो पहली जो पर्सनैलिटी के अंदर नाम है वो है ह्यूमन बींग्स का, कि भाई ह्यूमन बींग्स अपने आप में पर्सन है, और जब ये पर्सन इनकम कमाएगा तो इसको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, इसी कारण से। दूसरी पर्सनैलिटी देखिए, ये तो बड़ा आसान था। दूसरी पर्सनैलिटी एचयूएफ। एचयूएफ का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और इसका मतलब होता है एचयूएफ में, व्हेन फैमिली मेंबर्स वर्क टुगेदर। जब फैमिली मेंबर्स मिलकर के कोई बिजनेस खोले, उसको साथ में चलाए, तो इसे हम बोलते हैं एचयूएफ, कि भाई ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ है। यहां तक की बात सभी को क्लियर है कि भाई पर्सन की डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं? पर्सन की डेफिनेशन के अंदर 7 पर्सनैलिटीज है, उसमें से 2 बड़ी सिंपल सी हम पहले भी नाम सुन चुके हैं, इंडिविजुअल और एचयूएफ होती है। हाँ जी, ऑनलाइन में बताइए सेक्शन 4 और यहां तक की बात सभी को क्लियर है अभी तक? देखिए, यहां से आगे कुछ और अलग बिजनेस फॉर्म्स आने वाली है जो कि इसी डेफिनेशन में इंक्लूड होती है। थर्ड, पार्टनरशिप फर्म ऑब्लिक एलएलपी। पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी ये क्या होती है? पहले अगर मैं फर्म की बात करूं, पार्टनरशिप फर्म, तो इसका मतलब क्या होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ मिलकर के बिजनेस करते हैं तो उसे पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है। अच्छा, फर्म के अंदर 2 कंपनी भी हो सकती है, जैसे मान लो 2 कंपनी ने मिलकर एक साथ बिजनेस किया, तो क्या वो भी पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी क्या? ऐसे जैसे मान लो एक तो इंडिविजुअल व्यक्ति मिल गया, एक एचयूएफ मिल गया, क्या वो पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं? क्या वो भी पार्टनरशिप कहलाएंगी क्या? पार्टनरशिप फर्म में ओनली ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं। तो 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल्स मिलकर के जब एक साथ बिजनेस करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप फर्म। अभी देखिए, पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932, उसके अंदर तो बोला गया है 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल्स होने चाहिए और प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, तो पार्टनरशिप कहलाएगी। इनकम टैक्स के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी है। वैसे पार्टनरशिप रजिस्टर्ड भी हो सकती है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इनकम टैक्स ये बोलता है कि पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर आप 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल एक साथ मिलकर के काम कर रहे हो, बट तुमने एज पार्टनरशिप फर्म खुद को रजिस्टर नहीं करा रखा, तो हम तुमको पार्टनरशिप नहीं मानेंगे। तो फिर उनको क्या मानेंगे? उन्हें बोला जाता है बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मान लो अभी आप सारे बच्चे मिलकर के एक साथ बिजनेस शुरू करते हो कोई, और तुमने एज ए पार्टनरशिप फर्म खुद को रजिस्टर नहीं कराया, तो तुमको इनकम टैक्स क्या बोलेगा? बीओआई हो तुम, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो तुम। और तुम लोगों ने एक साथ सबने खुद को रजिस्टर करवा लिया, तो ही क्या माने जाओगे? पार्टनरशिप फर्म। दूसरे लॉ में, दूसरे एक्ट्स में हो सकता है तुमको पार्टनरशिप फर्म मान ले, यहां कब मानेंगे? जब तुम रजिस्टर्ड हो, तभी मानेंगे। तो फर्म का मतलब या पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या हो गया यहां पर? व्हेन 2 और मोर
individuals work together and they register themselves as partnership firm। और उन्होंने खुद को एज पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर भी करा लिया है। दूसरी चीज आती है एलएलपी। तो अब हमको यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, पार्टनरशिप कौन सी? रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म होनी चाहिए। एलएलपी, एलएलपी का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। देखो ये बिजनेस फॉर्म क्या है, अगर आप देखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म का एक फीचर है, क्या फीचर है कि इसमें जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है ना, वो अनलिमिटेड होती है। अगर कभी फर्म को लॉस हो जाए तो पार्टनर्स पर्सनली भी जिम्मेदार होंगे भाई, मतलब उन्हें खुद के घर से पैसा ला करके देना पड़ेगा। तो उनकी लाइबिलिटी क्या हो गई? अनलिमिटेड हो गई, कि उनके घर से भी पैसा लाके देना पड़ सकता है। बट ये एक प्रॉब्लम थी कि यार बिजनेस की लाइबिलिटी में पार्टनर पर्सनली भी लाइबल हो रहा है। तो इसके लिए अब एक नई बिजनेस फॉर्म लेकर के आई गई, जिसका नाम था लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी। इसके अंदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड, कि जितनी उन्होंने जिम्मेदारी ली है वहीं तक उनके लिए लाइबिलिटी आएगी, वो पर्सनली लाइबल नहीं होंगे। तो ये जितनी जिम्मेदारी लेंगे वहीं तक जिम्मेदारी आएगी। ये फीचर है कंपनी का भाई। ये फीचर किसमें होता है? कंपनी में। कंपनी में जितने शेयर तुमने लिए उसी के अगेंस्ट तुम लाइबल होते हो। तो ये फीचर तो ले लिया गया कंपनी से, और बाकी फीचर्स इसमें होते हैं पार्टनरशिप फर्म के। तो इसीलिए ये एक हाइब्रिड मोड है, किसका? कंपनी का एंड पार्टनरशिप फर्म का, दोनों का मिक्सचर है ये एक तरीके से। तो इसमें क्या हो गया? अंडर दिस बिजनेस लॉ में तुम इसका एक्ट भी पढ़ोगे। अंडर दिस बिजनेस फॉर्म लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स remain limited up to their share। LLP equals to कंपनी प्लस पार्टनरशिप फर्म। दोनों के फीचर्स होते हैं। LLP is governed by LLP एक्ट। कब आया था? 2009। और पार्टनरशिप एक्ट कब आया था? 1932 के अंदर। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर आया था। हाँ जी, ऑनलाइन में सभी बच्चों को ये बात क्लियर है, फर्म और एलएलपी, ये जहां फर्म है वहां एलएलपी है, ये ध्यान रखना भाई। दोनों पे सेम ही नियम लगने हैं इनकम टैक्स के अंदर।
इसमें 8 कर लेना, एप्लीकेबल 9 से हुआ था, बट जो नाम लिखा जाता है इनकम टैक्स की तरह है, लिखा इसमें 8 ही जाता है, वैसे 9 है। एप्लीकेबिलिटी तब से शुरू हुई थी। तो अभी तक अपन 3 पर्सनैलिटी पढ़ चुके हैं, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, सेकंड एचयूएफ, थर्ड पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी। अभी इनकम टैक्स में ध्यान रखना, एक आधी जगह को छोड़ करके जहां फर्म लिखा है वहां एलएलपी बाय डिफॉल्ट लिखा है, ये समझेंगे। फर्म और एलएलपी पर जो नियम और रूल्स लगते हैं पूरे इनकम टैक्स में, वो क्या है, सेम है इनकम टैक्स। बाकी अदर एक्ट्स में हो सकता है इनके लिए अलग रूल्स हो, बट यहां पर कुछ भी अलग रूल्स नहीं है, ये ध्यान। क्लियर है यहां तक की बात सभी को भाई? चलिए इससे आगे अपन आगे नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे, इसको पूरा करेंगे, और भी डिटेल से इसके अंदर 4 पर्सनैलिटी अभी और है। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, एक पर्सनैलिटी और ऐड ऑन कर देते क्योंकि वो छोटी है। पहले मैं वैसे 5th पे जो लिखा था वो 4th पे लिखा देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी, कंपनी से हम सभी लोग जनरली परिचित है। एक तो होती है कंपनी इंडियन या डोमेस्टिक, और एक होती है अपनी फॉरेन कंपनी। लॉ के अंदर तो आप प्राइवेट पब्लिक सब पढ़ोगे, इसमें ऐसा नहीं है। इंडियन कंपनी क्या होती है, विच इज नॉट फॉरेन कंपनी, या यूं बोल सकते हो कि जो इंडिया में एज इंडियन कंपनी रजिस्टर्ड है। और इसको क्या डिफाइन किया गया है फॉरेन कंपनी को, विच इज नॉट इंडियन कंपनी, वो फॉरेन में रजिस्टर्ड होगी कहाँ? तो ये जो इंडियन कंपनी होती है, ये होती है रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर एनी एक्ट, और ये वैसे रजिस्टर्ड होती है आउटसाइड इंडिया। और डोमेस्टिक और इंडियन का ध्यान रखना, ये एक ही है। डोमेस्टिक कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। तो इंडियन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी एक ही बात है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ रखा है। डोमेस्टिक कंपनी इज एन, क्या है वही, तो इंडियन कंपनी है, ये हमको ध्यान में रखना। कंपनी के लेकिन ये दो टाइप अपन ने क्यों पढ़े, फॉरेन इंडियन और डोमेस्टिक फॉरेन, मतलब और बाकी क्यों नहीं पढ़े? हमारे यहाँ पर बाकी से फर्क ही नहीं पड़ता, इससे फर्क पड़ता है। आगे जब अपन टैक्स की रेट्स देखेंगे ना, तो टैक्स की रेट डोमेस्टिक इंडियन के लिए अलग है और फॉरेन के लिए अलग है, इसलिए हमको ये पढ़ना पड़ रहा है। अदरवाइज इसमें ज्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं आते हैं प्राइवेट पब्लिक को लेकर के। चलिए यहां तक की सारी बातें क्लियर है सभी को? चलिए इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बढ़ेंगे और जानेंगे आगे की कुछ पर्सनैलिटीज के बारे में। ऑनलाइन फटाफट से बच्चे बताइए सभी कि क्या आपको यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई कि नहीं, यस और नो? गिरिराज तुम पिछली क्लासेस में नहीं थे भाई, तो अगर नहीं वो पूरी नहीं करी हो तो कर लेना, अभी तो 2-3 क्लासें ही हुई है, तो उनको जरूर से पूरा कर लेना। फटाफट से सभी लोग बताओ भाई। गर्विशा ने बता दिया मुझे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अंशिका ने बता दिया, देवांशु ने बता दिया, प्रियंका, स्वीटी, बाकी लोग भी बताओ भाई फटाफट से। ओके चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।